एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का ग्रेविटेशन पार्ट 1। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ग्रेविटेशन के कुछ बेसिक फैक्ट्स को देखते हैं। बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, सबसे वीकेस्ट फोर्स मतलब द फर्स्ट क्वेश्चन इसकी एक तो फोर्स हो गया जो पूरे यूनिवर्स में लग रहा है, तो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को कवर करता है। यस, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन केवल हमारे अर्थ पे लग रही है। इन द होल यूनिवर्स ग्रेविटेशन फोर्स इज वर्किंग। बट इसके बाद भी मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं ना कि बेटा ऐसा कौन सा फोर्स है जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है, तो मैं ये बोलूंगी कि दैट फोर्स इज ग्रेविटेशन। इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है बेटा न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। अब देखते हैं कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसे हम वीकेस्ट फोर्स क्यों बोलते हैं। अच्छा बेटा, मैंने अभी आपको एक स्टेटमेंट दिया कि ग्रेविटेशन फोर्स पूरे यूनिवर्स में लग रहा है। मतलब किसी भी बॉडी में मास है ना, किसी भी बॉडी में मास है तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। आपके पास पेन पड़ा है, कॉपी पड़ी है, पेपर पड़ा है, यस, सब पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। आप पेन पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहे हो, पेन आपके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है। नाउ यू कैन से मैम, अगर पेन मेरे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है और मैं पेन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ, तो चीजें मूव क्यों नहीं हो रही है? मूव तो होनी चाहिए। यही तो रीजन है, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है? वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। अब हम आते हैं कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका आइडिया आया कहां से था। ओके, तो देखो इसका आइडिया आया था आइजैक न्यूटन को। आइजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक एप्पल को गिरते हुए पेड़ से नीचे देखा। अब उन्होंने देखा कि अगर एक एप्पल है वो पेड़ से नीचे गिर रहा है तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। उसे ये नहीं पता था तब तक कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट उसने ये सोचा कि जब भी कोई एप्पल है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो ऐसा क्यों है कि वो नीचे ही गिर रहा है, वो क्यों नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, वो केवल नीचे ही क्यों आ रहा है। तो इसने सोचा, उसने दिमाग लगाया आइजैक न्यूटन ने कि जो अर्थ है ये क्या कर रही है, एप्पल को अट्रैक्ट कर रही होगी। ये जो अर्थ है ये क्या कर रही है, एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है। तो सबसे पहले आइजैक न्यूटन का फर्स्ट कंसेप्ट यही था कि अर्थ है, इसने क्या किया, एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब ये एप्पल को अपनी तरफ कहां अट्रैक्ट करेगी, ये जो अर्थ है यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, ये किस डायरेक्शन में लगा रही है। तो आइजैक न्यूटन ने ये भी बोला कि जो ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ये किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो दो चीजें आइजैक न्यूटन ने अपने जो फर्स्ट उसने गिरते हुए एप्पल को देखा था, तो दो चीजें उसने सिंप्लीफाई की थी। ओके, वो कौन सी दो चीजें थी, कौन से दो पॉइंट्स थे जो उसने अपनी थ्योरी में दिए थे। फर्स्ट पॉइंट ये था, अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, जो अर्थ है वो क्या कर रही है, एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, बट कितना अट्रैक्ट कर रही है, जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट था। बट उसने सोचा कि आइजैक न्यूटन ने अगेन एक दिमाग लगाया एंड इसने बोला कि ठीक है, एप्पल पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट अगर हम और हाइट पे जाए तो क्या सारी बॉडीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इवन इन अगर हम प्लैनेट्स पे जाते हैं, प्लैनेट्स में जाते हैं तो क्या प्लैनेट्स पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या कोई फोर्स लग रहा है, क्योंकि उस समय तक उसे ग्रेविटेशनल फोर्स का तो नहीं समझ आया था। बट इसने बोला कि ठीक है, अर्थ अगर एक फोर्स क्रिएट कर रही है तो वो क्या मून पे भी कर रही है। बट मून पे कैसे करेगी, मून तो नीचे आके नहीं गिर रहा है, मून क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ मूवमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट while rotating along a circular path. ओके, अब ये तो हुआ सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन। ठीक है, कि वो जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करती है कोई भी बॉडी, उसे हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। अब इसी से एक कंसेप्ट आया सेंट्रीपिटल फोर्स का। किसका कंसेप्ट आया, सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जिसके थ्रू बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है।
वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? जो किसी भी बॉडी पे लगता है जिसके थ्रू वो क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अ फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। और ये किधर लग रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लग रहा है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो 2 पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सा फोर्स है ये, जिसके थ्रू कोई भी बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और ये फोर्स किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे एक कंसेप्ट और आया, इससे एक कंसेप्ट और मिला कि अच्छा मून पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, बट इसमें साथ में अगर हम ये मून को डिस्कस करें, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, अर्थ के अराउंड। तो इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो इसमें लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, इसमें दोनों फोर्स लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। इसलिए मून क्या है, नीचे नहीं गिरता है, अर्थ के अराउंड क्या करता है, रोटेट होता रहता है। ओके, तो दैट वाज द अवर बेसिक कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। तो बेटा ये हमने कंप्लीट किया सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बेटा आगे अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड इसके बाद गिवन है कैपलर्स लॉ ऑफ मोशन। बट सबसे पहले हम कैपलर्स लॉ को समझेंगे एंड देन उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। अब आप बोल सकते हैं कि मैम आपने बोला कि बुक में तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा क्योंकि कैपलर लॉ पहले आया था एंड देन इसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया था। ओके, तो जो न्यूटन्स ने अपने ग्रेविटेशन लॉ को प्रूव करने के लिए कैपलर लॉ की ही हेल्प ली थी, तो इसीलिए सबसे पहले हम कैपलर लॉ को समझते हैं एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज कैपलर लॉ और इन्होंने किस कंसेप्ट पे लॉज दिए थे, इन सबको क्या करेंगे हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो देखिए कैपलर क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया था प्लैनेटरी मोशन के लिए। किस पे बेस्ड लॉ दिए थे, प्लैनेटरी मोशन के लिए। ओके, तो देखिए कैपलर के लॉज को हम थोड़ा समझते हैं, बट बिफोर दैट अभी तक आपने जो भी सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी किया है एक बार इन शॉर्ट उसको देखते हैं। तो आई थिंक सो अभी तक आपको ऐसे ही लगता होगा कि जो सन है वो क्या है, ऐसे सेंटर पॉइंट है। एग्जैक्टली ऐसा होता है कि सन सेंटर पॉइंट है और ये अर्थ है या जितने भी प्लैनेट्स हैं ये क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ऐसे ही पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और ये क्या कर रही है, सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और सन क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो कंसेप्ट बोले, और जो मैं दोनों के दोनों कंसेप्ट बोलूंगी वो दोनों ही रॉन्ग है। तो सबसे पहले अगर मैं पहला कंसेप्ट बोलती हूँ कि जो ये अर्थ है ये सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। ओके, एज यू कैन सी द इमेज, यहाँ पे क्या है गिवन है कि जो अर्थ है वो क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है सन के अराउंड। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट एंड दैट इज रॉन्ग। तो राइट स्टेटमेंट क्या है बेटा, दैट इज राइट कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है बट एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। व्हाट आई सेड, एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। तो नाउ यू कैन सी द फिगर, यहाँ पे एज यू कैन सी कि जो ये प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट ले सकते हो आप, अर्थ लो चाहे मरकरी लो, कोई भी प्लैनेट है वो सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं, एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। तो आज से आपको ये चीज याद रखनी है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं अगर वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं तो वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रहे हैं, वो कौन से पाथ में मूव कर रहे हैं, वो एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये तो था फर्स्ट कंसेप्ट। अब सेकंड कंसेप्ट ये है कि जो बेटा सन है ना ये सेंटर पॉइंट नहीं है। मान लेते हैं ये तो समझ आया कि जो अर्थ है वो एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है, बट अगेन सन क्या है, सेंटर पॉइंट नहीं है। तो फिर सन कहाँ है बेटा, सन होता है एक फोकई पे। जैसे मान लेते हैं ये एक सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट के इस साइड में सन है या फिर इस साइड में सन है, तो इसको हम बोल देते हैं कि कोई भी एक फोकई पे है। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो अब हमें यहाँ पे दो कंसेप्ट समझ में आए कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, और जो सन है वो सेंटर पॉइंट नहीं होता है, वो क्या होता है, एक फोकई होता है। या तो वो यहाँ पर होगा इस पोजीशन पे एज यू कैन सी द फिगर, या फिर वो होगा इस पोजीशन पे।
ओके, वंस अगेन जो इसका स्टेटमेंट है वो मैं रिपीट कर रही हूं। तो जो कैपलर है, कैपलर ने किस बेसिस पे लॉ दिए थे? कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कैन बी स्टेट्स एज फॉलोज। ओके, तो देखो कैपलर ने जो लॉज दिए थे वो किस पे दिए थे? प्लैनेटरी मोशन पे दिए थे। और जो ये लॉ की हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज द कैपलर फर्स्ट लॉ। जितने भी कैपलर के 3 लॉ हम स्टडी करेंगे, हम कैपलर के 3 लॉ को स्टडी करेंगे। जो ये फर्स्ट लॉ है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। कौन सा लॉ बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ओके, तो जो ये लॉ ऑफ ऑर्बिट है, जो कैपलर का फर्स्ट लॉ है, इसने आगे यही स्टेटमेंट दिया है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, कौन सी ऑर्बिट में मूव हो रहे हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव हो रहे हैं, हैविंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई। और इसमें जो सन है वो क्या होता है? एक फोकाई होता है। मतलब यहाँ पे सेंटर पॉइंट नहीं होके, या तो सेंटर से इस डिस्टेंस पे होगा या फिर इस डिस्टेंस पे होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ओके, चाहे इस साइड लो चाहे इस साइड लो। तो दैट इज द कंसेप्ट। ये पढ़ा हमने कैपलर फर्स्ट लॉ। इसके बाद हम पढ़ते हैं कैपलर सेकंड लॉ। तो देखो कैपलर सेकंड लॉ क्या है? कैपलर सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ एरिया। अब ये लॉ ऑफ एरिया क्या है? तो देखो लॉ ऑफ एरिया का कंसेप्ट हमें बहुत धीरे धीरे आराम से समझना है, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट लॉ समझ आ जाता है, थर्ड लॉ समझ आ जाता है, टाइम लगता है सेकंड लॉ को समझने में। ओके, तो देखो यहाँ पर ये चीज तो मुझे समझ आ गई थी कि जो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में मूव हो रहे हैं। एज इट इज मैंने फिगर ड्रॉ किया है। और जो ये सन है वो एक फोकाई है, वो सेंटर में तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे इसको फिल किया है, एक्चुअली ये क्या है इसको समझते हैं। तो नाउ यू कैन सी कि मैं क्या कर रही हूँ, टाइम ड्यूरेशन ले रही हूँ कि मान लेते हैं कि 2 सेकंड के अंदर मेरे प्लैनेट ने कितना ट्रैवल किया। तो व्हाट आई सी कि यहाँ पे 2 सेकंड में तो मेरा प्लैनेट इतना ज्यादा मूव कर गया, ए से बी तक, ठीक है, बहुत ज्यादा मूव कर गया। बट अगेन 2 सेकंड के अंदर इसने थोड़ा कम डिस्टेंस मूव किया। एंड देन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ तो इसने बहुत थोड़ा सा मूव किया है। तो एक चीज समझ आ गई कि मैं भले ही टाइम ड्यूरेशन इक्वल ले रही हूँ, टाइम ड्यूरेशन इक्वल ले रही हूँ, लेकिन सन क्या है, कहीं तो जो भी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड कहीं तो बहुत फास्ट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, बट कहीं स्लो स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब जो भी प्लैनेट का स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। व्हाट आई सेड, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इनका जो स्पीड है ये कांस्टेंट नहीं है, कि मतलब ये कहीं तो बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, कहीं बहुत स्लो मूव कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही है, ऐसे ही एज यू कैन सी इन द फिगर। ओके, यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर तो प्लैनेट बहुत जल्दी मूव कर गया, यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया और आगे बिल्कुल कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि नाउ यू कैन सी कि जब प्लैनेट सन के पास में होता है, जब प्लैनेट सन के पास होता है तो क्या करता है? फास्ट स्पीड से ट्रैवल करता है। तब क्या करता है? फास्ट स्पीड से ट्रैवल करता है। और जैसे जैसे सन से ज्यादा डिस्टेंस पे जाता जाएगा तो वो क्या करेगा? कम स्पीड से ट्रैवल करेगा, कम ट्रैवल करेगा। तो नाउ यू कैन सी, देखो जैसे यहाँ पर क्या था, प्लैनेट सन के नियर बाय था, सन के नियर बाय था तो ये ज्यादा ट्रैवल कर गया। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पे हुआ तो उसने कम ट्रैवल किया। और यहाँ पे तो देखो लार्जेस्ट डिस्टेंस पे है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो बिल्कुल ही कम ट्रैवल किया। तो ये चीज समझ आई, जो ये फर्स्ट कंसेप्ट था कि कोई भी प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट है, अगर वो नियर बाय सन है, अगर वो नियर बाय सन है तो वो क्या करते हैं? फास्ट स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और अगर जितना ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो जो उनका स्पीड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बट अगेन एक चीज कॉमन है इसमें, एक चीज कॉमन है। अगर देखो ये तो फर्स्ट कंसेप्ट मेरा क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि नियर बाय सन है तो स्पीड फास्ट है, सन से दूर गया तो उसने डिस्टेंस कम ट्रैवल किया है। बट अगेन मैं यहाँ पे देखो डिस्टेंस ट्रैवल करूं ना यहाँ पे, कि इसके बीच का डिस्टेंस तो कम है, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और इसके बीच का डिस्टेंस, सन से प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, यहाँ पे मैंने प्लैनेट की पोजीशन देखी पहले, तो यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? कम है, इधर ज्यादा है, इधर और ज्यादा है। अब देखो, अब हम समझते हैं कि व्हाट इज इट मीन टू से, कि ये क्यों बोल रहा है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट इज द बेसिक थिंग। जो कैपलर सेकंड लॉ है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ओके, मान लेते हैं ये सारे के सारे क्या है? ट्राइंगल है, ये 3 ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ओके,
तो मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये वाले ट्राइंगल के लिए लिखते हैं, ये वाले ट्राइंगल के लिए लिखते हैं फर्स्ट ट्राइंगल के लिए। तो फर्स्ट ट्राइंगल का जो बेस है उसको ए बी ले लिया, ओके, एंड जो इसकी हाइट है उसको बी एस ले लिया, ओके। तो ये हो गया मेरा ट्राइंगल का फॉर्मूला। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल के एरिया का यही फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो सेम मैं क्या कर रही हूं, यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर रही हूँ, ओके, एरिया कैलकुलेट कर रही हूँ। तो देखो ए बी इज बेस एंड बी एस इज द हाइट। ये हुआ फर्स्ट ट्राइंगल के लिए। सेकेंड ट्राइंगल के लिए ये हुआ, इसका जो बेस है इट्स सी डी और जो इसकी हाइट है वो क्या हो गई, सी एस, ओके। इन द थर्ड ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूंगी, थर्ड ट्राइंगल को, तो इसका बेस है ई एफ एंड इसकी हाइट है ई एस, ओके। यहां से ई एस ले लो चाहे एफ एस ले लो, बोथ आर द इक्वल, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। व्हाट आई मीन टू से, तीनों केस के अंदर मुझे एरिया कितना मिला, इक्वल मिला। तीनों केस में आप ए से बी तक गए, आपने बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया था। आप सी से डी पे गए, आपने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। ई से एफ पे गए, प्लैनेट ने और कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। बट तीनों का एरिया क्या है, बिल्कुल सेम है। तीनों का एरिया क्या है, बिल्कुल सेम है। अब ये एरिया बिल्कुल सेम हुआ कैसे? क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पे बेस ज्यादा था, इसने ज्यादा ट्रैवल किया था तो डिस्टेंस कम था, और यहाँ पे उसने कम ट्रैवल किया था तो सन से लेके अर्थ के बीच का डिस्टेंस ज्यादा था। तो एरिया क्या हुआ, एरिया बिल्कुल इक्वल हुआ, ओके। तो ये कैपलर ने अपने सेकंड लॉ में बताया था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जिसमें क्या है, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया का बेसिक कंसेप्ट यही था कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या है, इक्वल स्पीड से मूव नहीं करते। सन के पास है तो वो फास्ट स्पीड से मूव करेंगे, सन से दूर है तो वो लो स्पीड से मूव करेंगे। बट द वन थिंग इज वेरी वेरी कॉमन, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगेन आई एम रीडिंग, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट इट मीन टू से, कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, प्लैनेट और द सन। जो लाइन ज्वाइन कर रही है प्लैनेट को और सन को, वो किस तरीके से ज्वाइन हो रही है ताकि वो इक्वल एरिया कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हमने क्या किया, सन से लेके प्लैनेट के बीच में एक लाइन ज्वाइन करी, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। अभी किस तरीके से स्वीप करेगा, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई होप सो आपको ये लाइन याद भी हो गई होगी, ठीक है। एंड इन द सेम वे आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा, व्हाई आई एम सेइंग इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। तो ये था कैपलर सेकंड लॉ। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, केवल ये स्टेटमेंट कंपलसरी है, अदरवाइज मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि व्हाट इट मीन टू से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैपलर थर्ड लॉ। तो देखो कैपलर थर्ड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स भी। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स भी। अब देखो कैपलर ने अपने थर्ड लॉ में क्या बोला था, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये फॉर्मूला याद कर लो कैपलर थर्ड लॉ के लिए, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। व्हाट आई सेड, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। अब हम ये समझते हैं कि ये टी क्या है और आर क्या है। तो देखो ये मान लेते हैं सन है और ये अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ मूव कर रही है एलिप्टिकल पाथ में, ओके। तो मान लेते हैं कि जो ये प्लैनेट है, ये हमारी अर्थ है, ये क्या करती है, इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होता है इसको क्या बोलते हैं, टी। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, अराउंड द सन। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन क्या है, तो मतलब देखो जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करने में, एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लेती है, 365 डेज का लेती है, ओके। आगे बात आपको समझ में। तो जो ये अर्थ है ये सन के अराउंड एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लेगी, 365 डेज का लेगी। तो कैपलर ने ये बताया कि द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, कि जो सन के अराउंड इसे एक पूरा रिवॉल्यूशन करना है उसके लिए इसको कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो होता है 365 डेज का। वो हमने समझने के लिए किया कि एक्चुअली व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ओके। अब इसके बाद सेकंड आता है कि जो डिस्टेंस है सन से लेके अर्थ का, जो डिस्टेंस है सन से लेके अर्थ का, उसको हमने दे दिया स्मॉल आर, ओके। तो ये हो गया टी और ये हो गया आर। तो अब आपको आई थिंक सो टी एंड आर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब कैपलर ने अपने थर्ड लॉ में ये कंसेप्ट दिया कि जो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज, तो जो ये टी का स्क्वायर है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट। ये जो भी प्लैनेट के लिए आप मेजर कर रहे हो,
या अर्थ के लिए कर रहे हो तो अर्थ एंड द सन, ओके। तो बेसिकली द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो मतलब जो ये टी स्क्वायर है किसके प्रोपोर्शनल है, द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट फ्रॉम द सन। कोई भी प्लैनेट जो डिस्टेंस सन से किस डिस्टेंस पे है उसके क्यूब के इक्वल होता है, तो दैट इज कॉल्ड टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब देखो इस फॉर्मूले से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, मतलब मेरा प्लैनेट ना जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, मेरा प्लैनेट जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा अर्थ से, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। और ऑफ कोर्स ऐसा होता भी है ना, ऐसा होता भी है ना, जो जितना प्लैनेट जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उतना ही ज्यादा होता है, ये हमने बिल्कुल सिंपल साइंस में पढ़ा ही है। तो दैट इज द थिंग। बट अभी तक हमें ये पता था, अभी तक केवल हमें ये कंसेप्ट पता था कि अच्छा जो प्लैनेट सन से जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उतना ज्यादा होगा, ऐसे ही होगा, उसका जो ईयर है वो एक्सटेंड हो जाता है। बट अभी हमने ये फॉर्मूले के थ्रू पढ़ा, अब हमें फॉर्मूला पता हो गया कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। और ये फॉर्मूला किसने फाइंड आउट किया, ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया केपलर ने। केपलर ने ये बता दिया कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस के क्यूब के, ओके। एंड इस फॉर्मूले पे बेस्ड ऑफ कोर्स वी विल डू द न्यूमेरिकल, ओके। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, तो दैट इज द केपलर थर्ड लॉ। अब हम क्या करते हैं, केपलर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ का एक बार रिवीजन कर लेते हैं एंड देन वी विल डू द न्यूमेरिकल ऑन इट। तो केपलर्स लॉ किसके लिए था, केपलर लॉ इज बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन को किसने एक्सप्लेन किया था, केपलर ने एक्सप्लेन किया था। इसी पे बेस्ड केपलर ने 3 लॉज दिए थे। जो केपलर का फर्स्ट लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट में उसने क्या बताया, 2 कंसेप्ट दिए। एक तो जितना भी प्लैनेट है वो किस पाथ में मूव करते हैं, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते। कौन से ऑर्बिट में मूव करते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। और जो सन है वो क्या होता है, वन ऑफ द फोकई, नॉट द सेंटर पॉइंट। सन क्या होता है, वन ऑफ द फोकई। इसका स्टेटमेंट क्या है, all the planet revolve around the sun in elliptical orbit having the sun at one of the foci। अब हम आते हैं केपलर सेकंड लॉ पे। केपलर सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या है, द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, ठीक है। जो हम लाइन जॉइन कर रहे हैं किस पे, प्लैनेट में और सन के बीच में, इट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या करता है, इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्योंकि हमें ये तो पता है कि नियर बाय सन क्या होती है, प्लैनेट्स की स्पीड फास्ट हो जाती है, और जैसे जैसे वो सन से दूर जाते हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है। बट द वन थिंग इज कॉमन कि ये क्या कर रहे हैं, इक्वल एरिया कवर कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ये कंसेप्ट हमने अच्छे से समझ लिया कि ऐसा क्यों होता है। अब हम आते हैं केपलर थर्ड लॉ पे। व्हाट इज केपलर थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। जैसे अर्थ है, अर्थ को 365 डेज का लगता है। दूसरे प्लैनेट्स हैं जो सन से ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे उनको और ज्यादा टाइम लगेगा, जो सन से जितना पास में है उनको कम टाइम लगेगा एक पूरा चक्कर लगाने में। तो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये किसके प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट। तो बेटा आज की क्लास में हमने सारे कंसेप्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के पढ़े। इसी के साथ हमने केपलर लॉ को पढ़ा, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल मोशन के कंसेप्ट को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसको पढ़ के आपको बहुत मजा आने वाला है। टिल देन टेक केयर ऑफ योर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।